नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ दिन पहले क्यूवाइब नेटवर्क ने आपसे एक जानकारी शेयर की थी और उस जानकारी के बाद हमारे बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आए, हमें फोन भी आए कि जो आपने जानकारी दी है उसमें कितनी सच्चाई है। हमने उस वक्त कहा था कि पूरी तरह ये सच है, लेकिन सबूत जब तक ऑफिशियल ना हो तब तक आप कह नहीं सकते हैं। अब हालांकि उस रूप में तो नहीं ऑफिशियल हुआ है कि जो हमने शंका व्यक्त की थी, वो शंका असल में थी वही वही सच साबित हुई। और अब जाकर के सरकार ने पार्लियामेंट में, सदन में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो सरकार ने यह मान लिया कि जीपीएस स्नूफिंग हुई थी। किन किन शहरों में हुई थी? हैरानी की बात यह है मित्रों कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में जो जीपीएस स्नूफिंग की घटना हुई उस पर मैं अभी आता हूं, लेकिन ये देश के अन्य शहरों में भी होने की बात हो रही है। कोलकाता में, मुंबई में, पुणे में और चेन्नई जैसे शहरों पर भी जीपीएस स्नूफिंग की खबरें आई और अब सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है कि जीपीएस स्नूफिंग की घटना हुई थी। हमने उस वक्त कहा था कि यह मामला सिर्फ जीपीएस स्नूफिंग की नहीं है। घटना का टाइमलाइन देखिए, लगातार ये बातें हो रही हैं। जब प्रधानमंत्री संघाई गए थे तो संघाई की जो चर्चा हुई कि क्यों राष्ट्रपति पुतिन ने इतने देर तक इंतजार किया प्रधानमंत्री का और फिर वो अपने लिमोजिन में ही बिठा करके अपने साथ ले गए। उसके बाद से ये खबरें आने लगी और जब प्रधानमंत्री लौट करके आए थे तो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप जो ताली बजा रहे हैं वो मेरे संघाई जाने के लिए बजा रहे हैं या मेरे संघाई से लौट आने के लिए बजा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी हो गई थी कि चाइना में उनके ऊपर कुछ हमले की प्लानिंग थी, उनकी जान खतरे में थी। भारत के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी संघाई यात्रा के दौरान। और जब संघाई से वो लौट करके आते हैं उसके बाद ये जीपीएस स्नूफिंग की घटना होती है। और जीपीएस स्नूफिंग का जो सबसे बड़ा अड्डा बनता है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है। जीपीएस स्नूफिंग को आप ऐसे समझिए कि वो किसी एरिया में आप जीपीएस को हैंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रेसिजन ट्रायल था, अगर ये प्रेसिजन ट्रायल हुआ कि टारगेट जहां पर है उसको टारगेट करके आपने उस इलाके में जीपीएस स्नूपिंग कर दी और उसका जो असर, जो बाकी उसका जो इंपैक्ट है उस सिस्टम पे पड़ता है, जिस सिस्टम से पायलट को एटीसी भेजती है, कंट्रोल भेजती है और पायलट को जो मैसेज आता है वो पायलट रिसीव करता है। और वो जो मैसेजिंग है, अगर वो मैसेजिंग ही फ्रॉड आना शुरू हो जाए उसमें या गलत मैसेजिंग शुरू हो जाए, ये आपको पता लगने लगे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी आप लैंड करने वाले थे, कुछ देर पहले आपको ये सूचना मिल रही थी और यकायक सूचना मिलने लगे कि नहीं साहब, आप तो दिल्ली एयरपोर्ट से 500 किलोमीटर पीछे हैं या आप पुणे के आसपास हैं, तो आप सोचिए पायलट की स्थिति क्या होगी। पायलट कहां जाएगा? वो नीचे उतर के, नीचे झांक करके देखेगा नहीं कि हम दिल्ली में हैं या पुणे में हैं। तो इस तरह जीपीएस स्नूपिंग की जो घटना हो रही थी, इसको कहते हैं जीपीएस स्नूपिंग। जो आपको जो मैसेज आ रहा है वो गलत मैसेज आना शुरू हो जाए और वो भी एक खास जगह पे। अगर मान लीजिए कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट, हवाई पट्टी के पास आप मान लीजिए कि 15 किलोमीटर दूर हैं और जब आप बिल्कुल लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कुछ नहीं होता है एयर सर्विस के लिए जब आप लैंडिंग करते हैं। तो जब आप बिल्कुल लैंडिंग के लिए तैयार हो और उसके बाद यकायक आपको मैसेज आने लगे कि आप पुणे में हैं, तो आपकी क्या हालत होगी? फिर मैसेज आने लगे कि नहीं आप पुणे में नहीं, आप मुंबई में हैं। इसका मतलब है कि वो जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको उसने फेल कर दिया और वो हैंग ही नहीं हुआ कि कोई मैसेज नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं हैंग होना। लेकिन यहां हैंग नहीं हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं, गलत मैसेज आ रहे हैं, गलत संदेश आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि पूरी तरह से पायलट पैनिक मोड में आ जाएगा। पायलट को लगेगा कि हम दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय पुणे में उतर रहे हैं या मुंबई में उतर रहे हैं। ये जो पैनिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है
और आपको, हमको, सबको मालूम है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर स्नूफिंग को अंजाम दिया गया है, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एनएसए, डिफेंस चीफ, इसका आना जाना लगा रहता है। तो ये जो ट्रायल है, इसका मतलब है कि हमारे पूरे हेड ऑफ द स्टेट्स को या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को निशाने पर लिया हुआ था। अब अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है, ये कंफर्म नहीं हुआ, टेक्निकल ग्लिच करके आता है, लेकिन पूरी पुख्ता एक प्रकार से रिपोर्ट भारत सरकार के भी पास नहीं है कि उसमें हुआ क्या। किसकी बात मैं कह रहा हूं, याद कीजिए आप, जनरल रावत का, सीडीएस, भारत के सीडीएस का वो हेलीकॉप्टर, वो प्लेन का क्रैश होना जिसमें कि दो दो इंजन हैं लगे हुए, और वो आज तक क्रैश हुआ ही नहीं था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि सीडीएस जो फ्लाई करते हैं ना, उनका भी विमान पूरी तरह से फुल प्रूफ होता है और मल्टी लेयर चेकिंग से वो गुजरता है। सीडीएस की जो एक प्रकार से जो प्रोटोकॉल होती है, वो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल से कम नहीं होती है। वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, और सीडीएस का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस क्रैश में आज तक ये लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो क्रैश जो है, उसमें टेक्निकल ग्लिच हुआ क्या, इतना फुल प्रूफ प्लेन कैसे क्रैश हो गया। तो ऑलरेडी हमने अपने सबसे सर्वोच्च कमांडर को, जो राष्ट्रपति के बाद होता है, सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं सेना के, लेकिन सर्वोच्च कमांडर के बाद जो सर्वोच्च उच्च कमांडर है वो सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ, उसको हमने खोया है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम कोई रिस्क ले सकते हैं? और अब जब सरकार ये स्वीकार कर रही है कि हां स्नूफिंग हुई थी, और स्नूफिंग हुई थी तो कहां सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली में हुई थी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्नूफिंग की घटना भारत करती रहती है। भारत के टेक्नोलॉजिकल जो डिफेंस वाले लोग हैं, वो बॉर्डर इलाके में करते हैं कि जो दुश्मन की जो विमान है, वो हमें हमारे हमारे सीमा का अतिक्रमण ना करे, इंक्रोचमेंट ना करे, वो कोई अटैक ना करे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनके रडार को फेल किया था इसी सिस्टम से, और भी अन्य सिस्टम था जिसकी वजह से हमने उनके रडार को जैम कर दिया था, या रडार को गलत सूचना देने के लिए इंगित किया था, और हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर गए, प्रिसिजन अटैक हुआ, टारगेटेड अटैक हुआ, और वापस अपने अटैक करके अपने टारगेट को मीट करके वापस हमारा फाइटर जेट वापस भी आ गया। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसके रडार सिस्टम को, उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो दुश्मन के विमानों की ट्रैक करती है, उस सिस्टम को हमने हैंग कर दिया। क्या वही कुछ किया गया भारत में, और वो भी कहां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। अगर आप सोचिए कि दिल्ली में अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो और कोई निशाना नहीं है, आम नागरिक तो है ही हैं, लेकिन निशाने पर प्रधानमंत्री थे। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो चेन ऑफ इवेंट है, संघाई में जिस तरह की चर्चा हुई, और जिस तरह से बांग्लादेश में पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट और अमेरिकन सीआईए एजेंट पाया गया, और उसकी बॉडी पाई गई, मृत हुआ, वो ये भी खबरें दबा दी गई, लेकिन सीआईए के एजेंट वहां पर मिले थे, और सीआईए के एजेंट लोकल ऑपरेटिव आईएसआई, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी है, उसके हिसाब से बांग्लादेश में कुछ कर रहे थे, और उस बांग्लादेश का इंपैक्ट, या बांग्लादेश में रह करके कुछ ऐसी तैयारी हो रही थी जो चाइना में जो एक्शन था, जो ऑपरेशन था, उसको अंजाम देने की बात कही जा रही है। ये बहुत संगीन, बहुत गंभीर मामला है, और हमारे देश के नागरिकों को सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मोस्ट पावरफुल लीडर हैं अभी पूरी दुनिया में, उनको लेकर के क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और अब सरकार ने जो स्वीकार किया है कि हां जीपीएस स्नूपिंग हुई थी, तो जीपीएस स्नूपिंग खाली आम लोगों के लिए नहीं हुई थी। आप पक्का मान के चलिए, आम लोगों पर उन आम लोगों के लिए तो वो फील्ड अटैकर्स तैयार किए हुए हैं, सुसाइड बॉम्बर तैयार किए हुए हैं, लेकिन इस तरह का टेक्नोलॉजिकल ग्लिच ये सामान्य ग्लिच नहीं था। ये पूरी तरह से डीप स्टेट का पूरा प्लानिंग है। जो स्टेट एक्टर, जो हमारे यहां
जो विद इन द स्टेट भी हैं, कुछ इस तरह के देश के गद्दार देश में मौजूद हैं, जो विद इन द स्टेट स्टेट एक्टर जिसको आप कहते हैं, वो बन करके भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है और भारत के सर्वोच्च ऑफिस को ही डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। और इसीलिए हमने कहा था कि जीपीएस स्नूपिंग बहुत छोटी घटना नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि कोलकाता से, पुणे से, मुंबई से हमारे पास जो एटीसी के लोग हैं, उनके द्वारा जो हमें फोन आए हैं कि एटीसी की हालत कितनी खराब है, कितनी बदतर है, हमने इसके ऊपर भी आप सरकार को अलर्ट किया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस जो है वो बहुत बदतर हालात में है। और खासकर से कोलकाता का एटीसी जो ऑफिस है, वहां के बारे में अगर आप जानेंगे तो वहां तो लोग कह रहे हैं कि वहां बंगाली नॉन बंगाली का डिफरेंसेस है। अब आप सोचिए, एक देश में इस तरह से रीजनलिज्म हावी है और बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट का जो एटीसी का दफ्तर है वो महकता है, गंदगी है। ये हालात हैं। अब इसी बहाने हमने उस इशू को उठाया था और सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या स्थिति है। तो ऐसे में न सिर्फ खाली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, बल्कि आपका जो दफ्तर है उसको भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। इस दफ्तर के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि वो महक रहा है, वहां पे पानी की सुविधा नहीं है, वहां पे नाश्ते का प्रबंध नहीं है, इसका मतलब है कि लैकलस्टर एटीट्यूड जो है आपका, ये साबित करता है कि आपकी सुरक्षा कितनी कंप्रोमाइज हो सकती है। जब आपका ऑफिस ही ऑर्डर में नहीं है तो आपके यहां तो कुछ भी हो सकता है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके एटीसी दफ्तर में जाकर के कोई ट्वीक ना कर दे, कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दे, आपके टेक्नोलॉजी से कोई छेड़छाड़ ना कर दे। अभी सरकार ने आदेश दिया है कि जीपीएस स्नूपिंग की जो घटना हुई है उसका ओरिजिन ओरिजिन प्लेस क्या है, ओरिजिन प्लेस एंड ओरिजिन डिवाइस क्या है। अभी एक बहुत बड़ी घटना हो रही है देश में जिसको लेकर के देश में बवाल है और उस पर मुझे भी थोड़ी बहुत आपत्ति है। वो आपत्ति यह है कि डेमोक्रेसी में आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का नाम डरा करके। लेकिन भारत सरकार ने एक आदेश दिया है संचार साथी का। अब सारे मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर को संचार साथी ऐप जो सरकार का ऐप है उसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा और आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। वैसे तो आप अगर आम नागरिकों की चिंता करते हैं तो यह निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन उसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रिवेसी है उसका भी ख्याल सरकार रखे। प्रिवेसी के साथ कोई कोई छेड़छाड़ नहीं हो। आप उसे ऐसा तो नहीं करते हैं कि आप जासूसी के लिए कोई ऐप तो नहीं उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, अपने नागरिकों की जासूसी तो नहीं करवाना चाहते हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात हालांकि कांग्रेस पार्टी बड़े जोर शोर से उठा रही है, हालांकि वो तो उठाएगी ही उठाएगी, लेकिन अगर इसमें ये एलिमेंट है कि आप अपने नागरिकों की जासूसी करवा रहे हैं, अगर उस एलिमेंट को हटा दें तो ये बात सही है कि आपको अपने नागरिकों की जान की सुरक्षा की परवाह होनी चाहिए सरकार को। और अगर सरकार इसलिए इस दिशा में संचार साथी इंस्टॉल कर रही है तो उसे करने का हक है, करना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नागरिकों की सोवरेंटी, नागरिकों की प्रिवेसी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अब ये जो संचार साथी हो सकता है कि जीपीएस स्नूपिंग एक मोबाइल हैंडसेट से काम कर रहा हो सकता है कि एक लैपटॉप से काम किया जाता रहा हो, डेस्कटॉप से हो रहा हो, कोई ना कोई तो डिवाइस है जिस डिवाइस से जीपीएस स्नूपिंग को अंजाम दिया जा रहा था और इतना प्रेसिजन जीपीएस स्नूपिंग हो रही है। एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास मैसेजिंग सिस्टम को फेल किया जा रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट कितना वाइटल है, जहां से प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, राष्ट्रपति की यात्रा हो रही है। हालांकि वो एक सेपरेट प्लेस होता है लेकिन उसी एयरपोर्ट का हिस्सा है। और दिल्ली एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का जो आवास है, राष्ट्रपति का जो आवास है, वो केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, इससे अधिक नहीं है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का आवास 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 22 किलोमीटर मान लीजिए। वो भी अगर टर्मिनल 3 पर जाएंगे, अगर टर्मिनल 1 पे जाएंगे तो 20 किलोमीटर के आसपास ही होगा प्रधानमंत्री का आवास और राष्ट्रपति का आवास।
तो ये कितना गंभीर इलाका है कि इस इलाके में आप जीपीएस स्नूफिंग करवा रहे हैं। मतलब अगर आप एक सिस्टम को फेल कर सकते हैं और गलत सूचना देने के लिए आप उसे प्रेरित कर सकते हैं, तो दूसरे सिस्टम को भी फेल किया जा सकता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये छोटी घटना नहीं है। आप साइबर वॉर के स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां जहां से आपके ऊपर साइबर हमला हो रहा है। आपके टेक्नोलॉजी को कहीं भी किसी भी वक्त हैंग किया जा सकता है। एक छोटे से ऐप से आपको हैंग किया जा सकता है। क्या ऐसी बात हुई है? तो अभी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमने यह आदेश दिया है कि जीपीएस स्नूफिंग की जो घटना हुई है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है और ओरिजिन डिवाइस क्या है, और यह सरकार को पता करना पड़ेगा। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये, इसको पता कर पाना बहुत मुश्किल है, हरकुलियन टास्क है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो ये पता चल जाएगी। सरकार पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कितना खतरनाक था। और इसीलिए मैंने कहा कि संघाई से अगर आप उसको अटैच करें और उसके बाद जो ये जीपीएस स्नूपिंग की घटना हुई है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर ऑल राउंड अटैक करने की प्लानिंग कोई ना कोई कर रहा है, और उसमें कोई ना कोई स्टेट एक्टर भी शामिल है, निश्चित रूप से शामिल है। और ये घटनाएं जब से अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हुए हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर की बात को मीडिएट करने की अमेरिका की बात को भारत ने रिजेक्ट किया है, तब से ये घटनाएं और बढ़ी हैं। ये घटनाएं और तब से बढ़नी शुरू हुई हैं जब भारत ने पाकिस्तान के लिए के न्यूक्लियर ठिकाने पर प्रेसिजन स्ट्राइक किया है। क्योंकि वो जो न्यूक्लियर ठिकाना है उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम कम हैं, अमेरिका के न्यूक्लियर बम अधिक हैं। अमेरिका इससे बौखला गया है, अमेरिका विचलित हो गया है, अमेरिकी डीप स्टेट पागल हो गया है कि भारत इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि रात को किसी को खबर नहीं हुई हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, सीआईए क्या कर रही थी, उनकी एफबीआई क्या कर रही थी। ये सब के सब फेल हो गए। मोसाद को कोई जानकारी नहीं मिली, इजरायली खुफिया एजेंसी को कोई जानकारी नहीं मिली। इतना सीक्रेट ऑपरेशन कैसे हो गया? MI6 को कोई जानकारी नहीं मिली। अगर MI6 को जानकारी मिलती तो MI6 जरूर शेयर कर लिया होता सीआईए के साथ, लेकिन MI6 को भी जानकारी नहीं हुई, सीआईए को भी जानकारी नहीं हुई। अब आप याद कीजिए, एक बार नरसिम्हा राव जी न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए काम कर रहे थे, लेकिन लीक हो गया एक फोटोग्राफ। फोटोग्राफ लीक हो गया, सूचना तो छोड़ दीजिए, फोटोग्राफ ही शायद लीक हो गया। उनका न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो रुक गया, अमेरिका ने दबाव दिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, और डंके की चोट पर न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिका के सैंक्शन को झेला और कहा कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते हैं। अभी जब अमेरिका ने एक्सेसिव टैरिफ लगाया, जो अपने आप में एक सैंक्शन ही है, समझिए 100% का टैरिफ लगा देना, 50% का टैरिफ लगा देना, ये पागलपना ही है। इसे आप सैंक्शन ही समझ लीजिए, जो 1998 में हुआ था उसी के प्रकार का की घटना है। तो जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डंके की चोट पर सिक्रेसी के साथ बिना इंफॉर्मेशन को लीक किए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया, उसी तरीके से परमाणु बम का, अणु बम का परीक्षण कर लिया। उसी प्रकार से इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। अगर खबर होती सीआईए को, अगर खबर होती सीआईए को, तो आप पक्का मान के चलिए कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को विफल किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। भारत ने 9 ठिकानों पर, और उसमें जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट ठिकाना था जहां पर उनका अणु बम का जो जखीरा रखा हुआ है, उसके मुहाने पर जाकर के भारत ने अटैक कर दिया। वहीं से स्थिति बहुत नाजुक हो गई और अमेरिका का डीप स्टेट पागल हो गया। ये खाली ट्रंप नहीं पागल हुए हैं, ट्रंप कुछ नहीं है अपने आप में, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक राष्ट्रपति है, लेकिन उनका जो असली एडमिनिस्ट्रेशन है, असली जो सरकार है, वो वहां की डीप स्टेट है, वो खुफिया एजेंसी है, वो डिफेंस के और खुफिया एजेंसी के बीच का जो लोग हैं वो हैं, और फिर कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट हैं जो अपना हित देखते हैं। तो उन सबका जो कोलैबोरेशन है वो पागल हो गया कि अरे ये क्या हो गया, भारत इतना शक्तिशाली हो गया जो अपने दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होने दिया और उनके ऐसे ठिकाने पर वार कर दिया जहां हमारा बम वहां पर पार्क है।
पाकिस्तान का जो वो इलाका है उसमें अमेरिका के कहे जा रहे हैं कि अमेरिका के बहुत सारे अणुबम पार्क किए हुए हैं, परमाणु बम वहां पर पार्क किया हुआ है। वो अमेरिका का परमाणु बम है, वो पाकिस्तान का नहीं है। और पाकिस्तान के भी जो परमाणु बम है उसमें भी अमेरिका का सहयोग है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि कोई देश इतना ताकतवर हो जाए जो उन्हें सामने से छाती पर आकर के चुनौती देना शुरू कर दे। मोदी ने वही चुनौती दे दिया, और जब मोदी ने इस ऑपरेशन सिंदूर में चुनौती दिया तो मोदी के खून के प्यासे हो गए ये लोग। इसीलिए संघाई में भी ट्राई किया, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी चाक चौबंद थी, पता चली और सुरक्षा में लग गए। अब जब यहां पर यह घटना हुई है तो फिर एक बार हमारी सुरक्षा एजेंसी चाक चौबंद है, और मैं दाद देता हूं अपने एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी और उस ऑफिस का भी, जो चाक चौबंद है। और उस दिन से, जिस दिन एनएसए के की जांच शुरू हुई थी एयरपोर्ट पे, मैंने उसी दिन कहा था कि चाहे वो जीपीएस स्नूफिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो कोई भी माल फंक्शनिंग हो रही है या कोई भी मालाफाइड इंटेंशन को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग हो रही है, उसको एनएसए नेस्त नाबूद कर देगा। और एनएसए ने ये कर दिखाया। इस इस षड्यंत्र को भी एक्सपोज कर दिया, और अब भारत सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसी भी चाक चौबंद है। आपको यह मानना पड़ेगा कि MI6 या CIA, ISI या मोसाद उससे कमतर नहीं है हमारी खुफिया एजेंसी। हाँ, उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ दलाल, कुछ कुछ इस तरह के गद्दार भी उसमें फंसे होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो देश के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं, और वो लगातार अपने इंटेलिजेंस का, अपने हुनर का इस्तेमाल करते हैं, और वो लगातार कर रहे हैं और भारत को सुरक्षित रख रहे हैं। ये जो बात हुई है अभी संचार साथी की, उस पर मैं थोड़ा सा अभी सरकार को कहूंगा कि आप चलिए, जरूर ये इस ऐप को सबको डाउनलोड करना चाहिए, और सारी मोबाइल कंपनी को, क्योंकि ये डेटा सारा बाहर जा रहा था, तो पहले तो आपकी जिम्मेदारी है सरकार की कि जो कोई भी जो हमारे मोबाइल का डेटा है वो बाहर कैसे जाए, उसको जाने से कैसे रोका जाए, नंबर 1। और नंबर 2 कि हर नागरिक की, आम नागरिक की प्राइवेसी, व्यक्तिगत जो प्राइवेसी है उसको कैसे, निजता, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करते हुए उसके सिक्योरिटी का काम करेंगे। ये एक चुनौती है सरकार के पास। अगर आप उसका स्पाइंग के लिए यूज करना शुरू कर देंगे तो ये अनुचित है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार इसको लेकर के निश्चित रूप से संवेदनशील होगी। सरकार के ऊपर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, वो संवेदनशील है, उनके ऊपर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कहीं संदेह है कुछ भी, तो सरकार को इसके लिए, आप नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, आपको पूरा अधिकार है अपनी सरकार को बताने का कि नहीं, नागरिकों की निजता का सवाल है, उसकी आप सुरक्षा कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे, कल कोई और आ सकता है। तो ये ध्यान में रहे, क्योंकि हर कोई, हर पार्टी, हर व्यक्ति चिरकाल के लिए सत्ता में नहीं रहती है। तो हो सकता है आप ना करें, जो दूसरे आएंगे वो इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इसका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए यह जरूरी है कि निजता का ख्याल जरूर होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की है, वरना हम आप ही चिल्लाएंगे कि सरकार क्या कर रही थी। अब जैसे हम लोगों ने कहा था कि ये जो डीजी यात्रा है, इसका सारा डेटा बाहर जा रहा है, और ये बिल गेट्स का किया हुआ खेल है। हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया। आज तक मैं एयर ट्रैवल करता हूं, डिजी यात्रा का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन वहां तो आपने उपयोग करना बंद कर दिया। लेकिन आप जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, वहां आते हैं, हाई राइज कैंपस है, बड़ा कैंपस है, वहां पर फेस डिटेक्शन कर दिया आपका। आप सोसाइटी में रहते हैं, बड़े सोसाइटी में, वहां पर फेस डिटेक्शन हो गया। तो ये सारा डेटा जा रहा है। इसको पहले भारत सरकार को नियंत्रण में लेना पड़ेगा कि एयरपोर्ट पर तो हमने कर रोक दिया, लेकिन यहां पे जो बड़े ऑफिसेज हैं वहां पर आपने फेस आइडेंटिफिकेशन को अलाउ कर दिया। अब ये सारा डेटा जा रहा है, और इसकी सिक्योरिटी, इसकी निजता, दोनों, सिक्योरिटी और निजता दोनों की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। लेकिन खैर, इस पर भारत सरकार ध्यान देगी। आज का जो विषय है वो यही है कि भारत सरकार ने कबूल कर लिया कि जीपीएस स्नूपिंग हुई थी, और क्यूवाइब की रिपोर्ट और हमारे और एक दो और साथी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसकी बात को पर सरकार ने मोहर लगा दी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार
प्रधानमंत्री की सुरक्षा, राष्ट्रपति की सुरक्षा, एनएसी की सुरक्षा और हमारे खुफिया एजेंसी, हमारे जो डिफेंस स्टाफ हैं, उनकी सुरक्षा और देश के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर होगी और अपने इंटेलिजेंस को चाक-चौबंद करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।